अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल, इससे पहले मैंने थॉमसन्स मॉडल पढ़ाया है और रदरफोर्ड मॉडल भी पढ़ाया है। तो रदरफोर्ड मॉडल की कुछ लिमिटेशंस थी जो इसने कूप अप की, यानी कि उन्हें ठीक करने की कोशिश की और इसने अपना मॉडल बना लिया कि हाउ द इलेक्ट्रॉन एंड हाउ द न्यूक्लियस बिहेव्स इनसाइड द एटम। तो जो रदरफोर्ड की जो लिमिटेशंस थी, लिमिटेशन नंबर फर्स्ट, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो उसने स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं किया था और ना ही उसने द स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम और द emitted by the हाइड्रोजन एटम, उसने ये एक्सप्लेन नहीं किया था। तो उसने अपनी थ्योरी को, यानी कि उसने अपने मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए कौन सी थ्योरी यूज की थी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी। तो बोहर ने क्या किया कि बोहर ने सबसे पहले इन दो लिमिटेशंस को कूप अप किया कि हाउ वी कैन एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, how we can explain the spectrum, that is the line is radiation is emitted when an electron jumps from higher energy level to a lower energy level। इन दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए रदरफोर्ड ने क्या किया कि उसने स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन किया और स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन किया, बट उसने इस थ्योरी को रिप्लेस किया प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन उसने यूज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बदले, ताकि वो एटम की स्टेबिलिटी और उसका स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन कर सके। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, दैट इज द एनर्जी ऑफ ए फोटॉन इज प्लैंक्स कांस्टेंट टाइम इज द फ्रीक्वेंसी, दैट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज क्वांटाइज्ड। तो उसने क्या कहा कि जो एनर्जी होती है रेडिएशन की या फोटॉन की, इट इज क्वांटाइज्ड, दैट इज इन डिस्क्रीट और बंडल्स। तो जो रेडिएशन की एनर्जी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी होती है, वो क्वांटाइज्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स, और वी कैन से इट हैज अ ग्रेनी नेचर, वी कैन काउंट दिस, इट इज क्वांटाइज्ड। तो इस थ्योरी के मुताबिक एनर्जी क्वांटाइज्ड नहीं थी। तो इसने इन दोनों को मतलब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी अडॉप्ट की और एक्सप्लेन करनी थी स्टेबिलिटी एंड द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बोहर क्या कर रहा है, वो अपनी थ्योरी में क्लासिकल थ्योरी यूज कर रहा है, क्लासिकल के साथ साथ उसने क्वांटम थ्योरी भी यूज की, क्वांटम थ्योरी टू एक्सप्लेन हिज मॉडल। तो अपने मॉडल को, यानी कि एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए उसने रदरफोर्ड का ही स्ट्रक्चर उठा लिया कि रदरफोर्ड ने क्या कहा, बट रदरफोर्ड की जो लिमिटेशंस थी उन्हें कूप अप करने के लिए, उन्हें ठीक करने के लिए उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को रिप्लेस किया क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, जिसके मुताबिक एनर्जी ऑफ द रेडिएशन इज क्वांटाइज्ड। और उसके अलावा उसने क्लासिकल और क्वांटम थ्योरी यूज की टू एक्सप्लेन द मॉडल। तो उसने अपना एक मॉडल बनाया। तो सबसे पहले उसने क्या कहा, तो बोहर्स मॉडल के मुताबिक क्या था? तो सबसे पहले उसने कहा कि जो रदरफोर्ड का मॉडल था ऑफ एटम, टू सम एक्सटेंट इट वाज करेक्ट, कुछ चीजें उसमें ठीक थी। तो रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ चीजें ठीक थी। तो बोहर ने क्या कहा कि रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था, टू सम एक्सटेंट इट इज करेक्ट। तो कौन सी चीज करेक्ट थी उसमें कि देयर एग्जिस्ट्स ए कोर, there exists a core inside the atom। तो एक एटम में एक कोर होती है जहां पे सारे पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। तो ये रदरफोर्ड ने कहा था। तो उस कोर में सारे ऑल पॉजिटिव चार्जेस एग्जिस्ट्स इनसाइड कोर। तो सारे पॉजिटिव चार्जेस किस में होते हैं? इस कोर में। और ऑलमोस्ट सारा मास कहां पे होता है? इसी कोर में। यानी कि आल्सो इट इज सपोज्ड दैट होल मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड एट दिस कोर, बट इट इज अप्रोक्सीमेटली होल मास is concentrated at core.
तो इस कोर को रदरफोर्ड ने क्या कहा था, उसने इसे नाम दिया था न्यूक्लियस। तो बोहर ने भी यही चलाया, मतलब बोहर ने भी यही कहा कि ऐसा एग्जिस्ट हो रहा है, इस एटम में ऐसा कुछ एग्जिस्ट हो रहा है। एक कोर होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, जहां सारे पॉजिटिव चार्जेस इसी में होते हैं और ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली होल मास इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड देयर। तो इसने ऐसा सब कुछ एक्सप्लेन किया कि मतलब ये तो ठीक है, रदरफोर्ड ने मतलब यहां तक तो ठीक कहा, बट रदरफोर्ड के मुताबिक, उस मॉडल के मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन्स होते थे, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे किन में, इन सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव कर रहे थे। तो ड्यूरिंग देयर सर्कुलर मोशन इट वाज एक्सेलरेटेड मोशन, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स अपनी रेडिएशन इमिट कर रहे हैं और न्यूक्लियस में फॉल होने चाहिए। बट बोहर ने ऐसा नहीं कहा, बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं इन सर्कुलर ऑर्बिट्स बट इन ए वेल डिफाइंड पाथ। तो यहां तक तो रदरफोर्ड का ही उसने यूज किया। फिर उसके बाद उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये फिक्स्ड पाथ्स में मूव कर रहे हैं, फिक्स्ड पाथ्स। बट रदरफोर्ड ने कहा था कि ये हर किसी पाथ में मूव करेंगे, बट बोहर ने कहा कि ये फिक्स्ड पाथ्स में मूव करेंगे। उन फिक्स्ड पाथ्स को हम कहते हैं स्टेशनरी लेवल्स, स्टेशनरी लेवल्स और एनर्जी लेवल्स। तो एनर्जी लेवल्स। तो बोहर ने क्या कहा, बोहर ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है ये तो हर एक ऑर्बिट में मूव नहीं करेंगे, बल्कि कुछ स्टेशनरी लेवल्स में, या जिन्हें हम एनर्जी लेवल्स कहते हैं, उन्हीं में मूव करेंगे। तो वो एक फिक्स्ड पाथ बनेगी इसके लिए। तो फिक्स्ड पाथ थी। इसमें क्या होगा कि इसमें ना तो ये गेन एनर्जी करेंगे ना तो ये लॉस एनर्जी करेंगे। तो रदरफोर्ड ने कहा था कि ये लॉस एनर्जी करेंगे क्योंकि वो सर्कुलर मोशन थी, बट इसने कहा कि ये भी सर्कुलर मोशन है बट इन वेल डिफाइंड वे और फिक्स्ड पाथ्स। इसने कहा कि फिक्स्ड पाथ्स में जिन्हें हम स्टेशनरी लेवल्स कहते हैं उन्हीं में मूव करेंगे। तो उनकी जो एनर्जी होगी, द एनर्जी ऑफ दिस फिक्स्ड पाथ्स इज आल्सो फिक्स्ड, यानी कि उनकी एनर्जी भी जो है, एनर्जी is also definite। तो इन लेवल्स की एनर्जी भी डेफिनेट होगी जिनमें ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि इनमें जो स्टेशनरी लेवल्स होती है इनमें इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट में नहीं होता है, यानी कि यहां से स्टेशनरी डज नॉट मीन्स हियर दैट इलेक्ट्रॉन इज एट रेस्ट, बट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेटस इज कांस्टेंट एज लॉन्ग एज दे आर मूविंग इन दिस स्टेशनरी लेवल्स। जब तक ये इन स्टेशनरी लेवल्स में घूम जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो इनकी जो एनर्जी है वो एक कांस्टेंट रहेगी, ना तो वो गेन करेगी ना वो लॉस करेगी, बल्कि इन्हीं लेवल्स में मूव करेगी। तो इसने सबसे पहले यहां तक तो रदरफोर्ड का ही चला लिया। फिर उसने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहा है, बट उन लेवल्स में जिनकी एनर्जी एक डेफिनेट वैल्यू में होगी, यानी कि एक फिक्स्ड वैल्यू में होगी, तो उन फिक्स्ड पाथ्स को हम कहते हैं स्टेशनरी लेवल्स और एनर्जी लेवल्स। इसके बाद इसने दूसरा पोस्टुलेट बनाया, यानी कि जो इसने कहा कि एटम में क्या होता है। तो सेकंड इसने कहा कि द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होगा वो भी डिस्क्रीट होगा, यानी कि डिसकंटिन्यूअस होगा या इन बंडल्स में होगा। तो नंबर 2 इसने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन ऑर्बिट इन विच एंगुलर मोमेंटम, that means in which L angular momentum is an integral multiple of h by 2 pi, यानी प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइड बाय 2 पाई। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व उन्हीं ऑर्बिट्स में होगा जिनमें उसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होगा, दैट मीन्स h by 2 पाई। तो इसे कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये कौन सी कंडीशन हुई, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा इलेक्ट्रॉन का, जब वो उन फिक्स्ड स्टेशनरी लेवल्स में मूव करेगा तो उनकी जो इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम उनमें कांस्टेंट होगी, यानी कि इन डिस्क्रीट लेवल्स में होगा, यानी कि इन बंडल्स में होगा, तो कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो इसके मुताबिक क्या था कि जो एंगुलर मोमेंटम L
विच इज mvr लीनियर मोमेंटम इनटू द रेडियस इज इक्वल टू, इफ अगर वो बराबर हुआ nh/2π। तो इलेक्ट्रॉन जो है अब वो उन्हीं स्टेटस में, यानी कि उन लेवल्स में, स्टेशनरी लेवल्स में घूम जाएगा, मतलब मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, जिनकी एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होगी, यानी कि उनकी एक फिक्स्ड वैल्यू होगी। तो उन्हीं स्टेटस में, तो इसके बीच में, यानी कि अगर मान लो ये क्वांटाइज्ड स्टेट है, इसके अलावा ये तो इसके बीच में जो स्टेटस होंगे उनमें इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा, बल्कि बस उन स्टेटस में मूव करेगा जिनमें उसकी एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होगी। तो यहां पे m क्या होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हुई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज वेलोसिटी, v इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में, r इज रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, कि किस रेडियस ऑफ ऑर्बिट, तो किस ऑर्बिट में ये घूम रहा है उसकी रेडियस, n या वायर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, इसके अलावा जो n है इट इज इंटीग्रल, दैट मीन्स 1 2 3 विच इज कॉल्ड अप टू n सो ऑन, विच इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो द सेकंड पोस्टुलेट के मुताबिक बोहर के कि इलेक्ट्रॉन तो उन्हीं ऑर्बिट्स में घूम जाएगा जहां पे उसकी एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होगी h/2π की। तो इन्हीं ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूम जाएगा, यानी कि उन स्टेशनरी लेवल्स या एनर्जी लेवल्स में जहां पे उसकी एंगुलर मोमेंटम इसके बराबर होगी। तो यहां पे जो n हुआ, n एक इंटीजर हुआ 1 2 3 कोई भी, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, विच गिव्स द नंबर ऑफ विच इज वी कॉल्ड एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो दूसरा पोस्टुलेट उसका ये था अकॉर्डिंग टू इट्स ओन मॉडल। नंबर थर्ड व्हाट ही टेल्स अस, तो उसने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन एक हायर एनर्जी लेवल से दूसरे लोअर एनर्जी लेवल में जाता है तो वो रेडिएशंस इमिट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। तो ये था उसका तीसरा, कि जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से, तो मान लो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो एक हायर एनर्जी लेवल में है, हायर लेवल दैट मीन्स विच इज स्टेशनरी या इन विच इंटरेस्ट एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। तो मान लो इसकी एनर्जी है EI और इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस इट इज Ni। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसका ये हुआ और एनर्जी इस हायर लेवल में EI। तो ये एक लोअर लेवल में जाएगा, लोअर लेवल, तो उसकी भी एनर्जी होगी लेट EF फाइनल, जहां पे जाएगा तो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर NF लेंगे। बट कंडीशन ये है कि NR इनिशियल लेवल शुड बी, यानी कि इनिशियल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शुड बी ग्रेटर देन द फाइनल क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो जब इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से लोअर लेवल में, तो जब हायर एनर्जी लेवल से, मान लो ये N इनिशियल थी जहां पे एक इलेक्ट्रॉन था, तो इसे लोअर एनर्जी लेवल में जाना था N फाइनल, इसकी एनर्जी E इनिशियल एंड इट इज E फाइनल। तो बोर के मुताबिक जब ये इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से लोअर लेवल में आता है तो ड्यूरिंग इट इज ट्रांजिशन ये इमिट कर रहा है रेडिएशंस। तो ये रेडिएशंस, तो इसकी जो एनर्जी होगी, तो इसकी जो एनर्जी होगी अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, तो वो हुई h/nu। इसकी जो एनर्जी हुई, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा है वो फोटॉन्स दे रहा है, उन फोटॉन्स की एनर्जी h/nu होगी जितनी इन दोनों के दरमियान डिफरेंस इन एनर्जी होगी, E इनिशियल टू E फाइनल। तो इसकी एनर्जी, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो इसकी जो ये फोटॉन्स देगा उन फोटॉन्स की एनर्जी होगी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी बिटवीन टू लेवल्स। तो अगर एनर्जी लेवल ज्यादा, इनकी डिफरेंस एनर्जी में ज्यादा होगी तो ये जो फोटॉन आएगा इसमें एनर्जी ज्यादा होगी। तो ये थे उसके, मतलब इसने ऐसे मॉडल बना लिया। तो इन मॉडल्स में इसने क्या कहा, बोर ने सबसे पहले कहा कि रदरफोर्ड जो है उसने कहा कि कोर एग्जिस्ट हो रहा है, तो कोर उसने भी एक्सेप्ट कर लिया जहां पे ऑलमोस्ट मास इज कंसंट्रेटेड, यहाँ और जो सारे चार्जेस है उसी में होंगे। तो उसके बाद उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन
इन सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव कर रहा है, बट उनकी वेल डिफाइंड पाथ में जहां उनकी एनर्जी डेफिनेट होगी, उन लेवल्स को हम स्टेशनरी लेवल्स कहते हैं, तो उनमें इलेक्ट्रॉन रेस्ट में नहीं होगा, बल्कि उन लेवल्स की एनर्जी जो होगी वो कांस्टेंट होगी। नंबर 2 उसने कहा कि क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, के इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में घूम जाएगा जहां पे उसकी एंगुलर मोमेंटम एक इंटीग्रल मल्टीपल होगी, यानी कि क्वांटाइज्ड होगी किस चीज के बराबर, h/2π। तो फिर वहां हमने देख लिया वो कंडीशन। नंबर 3 उसने ये कहा कि जब ये इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से लोअर लेवल में आता है तो ड्यूरिंग इट इज ट्रांजिशन ये एनर्जी रेडिएट कर रहा है, द एनर्जी ऑफ दिस रेडिएशंस आर फोटॉन्स इज द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी बिटवीन द टू स्टेशनरी लेवल्स। यहां तक उसने ये मॉडल बना लिया। अब यही मॉडल हम यूज करेंगे टू एक्सप्लेन द हाइड्रोजन एटम। तो अब हम बोर्स मॉडल जो अभी तक हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वही थ्योरी हम यूज करेंगे हाइड्रोजन एटम पे। तो हमें मालूम है कि हाइड्रोजन एटम एक न्यूक्लियस का बना होता है। तो हाइड्रोजन का जो एटम है उसमें एक न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस की चार्ज कितनी है उसमें, +E, और उसमें एक इलेक्ट्रॉन है दैट इज प्लस। हाइड्रोजन एटम एक इलेक्ट्रॉन है -E। तो जो हाइड्रोजन एटम है उसमें तो हमें एक प्रोटॉन मिलेगा न्यूक्लियस में और एक इलेक्ट्रॉन होता है जो रिवॉल्व कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, मान लो यहाँ पे इसका न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन एक स्टेशनरी लेवल में मूव कर रहा है, मान लो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये रही हमारी हाइड्रोजन एटम। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किन स्टेट्स में मूव करेगा, किन लेवल्स में, जिनकी एनर्जी फिक्स्ड होगी। तो मान लो इस स्टेट में ये मूव कर रहा है जिसकी रेडियस हम r लेंगे। तो इसकी जो रेडियस है इट मूव्स इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। तो अगर हम देखेंगे कि अगर जो ये एटम है इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है या स्टेबल कैसे है, अभी तक स्टेबल कैसे है कि हाउ दिस विच होल्ड्स, यानी कि कौन सी फोर्स इसके होल्ड कर रही है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को कौन सी फोर्स होल्ड कर रही है, इट इज कोलम्बिक फोर्स। तो कोलम्बिक फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, तो वही इसे होल्ड कर रही है, इसे एक शक्ल दे रहा है कि कैसे आप, यानी कि ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा या इलेक्ट्रॉन जो होगा ये रिवॉल्व कर रहा है, तो किस फोर्स से ये बाइंड है, इट इज कोलम्बिक फोर्स दैट इज Fn, कि किस ऑर्बिट में होगा ये, Fn इज इक्वल टू 1/4πε0 चार्ज ऑफ पॉजिटिव चार्ज इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय द डिस्टेंस दैट इज Rn²। तो हम इक्वेशन नंबर अभी तक नहीं, इट इज इक्वल टू E इंटू ई दैट इज E² डिवाइड बाय 4πε0 Rn²। तो ये रही हमारी पहली इक्वेशन कि ये इक्वेशन यानी कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हाइड्रोजन एटम में है तो उन्हें होल्ड कौन सा फोर्स कर रहा है, द फोर्स बिटवीन देम इज कोलम्बिक फोर्स। तो कोलम्बिक फोर्स हमने कैलकुलेट की कि मान लो ये किसी ऑर्बिट में, यानी कि जिसकी रेडियस r, एक ऑर्बिट में मूव कर रहा है जिसकी रेडियस r है, तो द फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय कोलम्बिक फोर्स। बट ये जो कोलम्बिक फोर्स है ये कोलम्बिक फोर्स इसे घुमाएगा इन सर्कुलर ऑर्बिट्स में। तो यही दिस कोलम्बिक फोर्स प्रोवाइड दिस नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो कोलम्बिक फोर्स प्रोवाइड necessary centripetal force। तो कोलम्बिक फोर्स जैसे न्यूटन्स लॉ यानी कि F इज इक्वल टू JM डिवाइड बाय r², ग्रेविटेशनल लॉ सारे प्लैनेट्स को इन सर्कुलर मोशन में घुमा रहा है, तो ऐसे ही कोलम्बिक फोर्स इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घुमा लेगा, तो यही उसे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो एट इक्विलिब्रियम हम कहेंगे कि दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स mv² इन द वेलोसिटी इन दैट रेडियस दैट इज n ऑर्बिटल डिवाइड बाय Rn is equal to this Coulombic force that is E² divided by 4πε0 Rn। तो Rn यहां से एक कैंसिल होगा, इट इज Rn², एक कैंसिल होगा, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा mv²। तो यहां से मिल रहा है मुझे mvn² इज इक्वल टू E² डिवाइड बाय 4πε0 इंटू Rn।
तो इसे हम इक्वेशन नंबर सेकंड पुट करेंगे। तो ये रही इक्वेशन नंबर सेकंड और दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो कोलम्बिक फोर्स ने इसे घुमाया, यानी कि इलेक्ट्रॉन को वही घुमा रहा है, प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो उससे हमें एक और इक्वेशन मिली, दैट इज द मास एंड स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट ऑर्बिट इज बेसिकली दिस मच, यानी कि स्क्वायर ऑफ द चार्जेस एंड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। नाउ इसके बाद हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू द क्वांटाइजेशन, तो बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो उन्हीं ऑर्बिट्स में घूम जाएगा जहां पे उसकी एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होगी। तो अकॉर्डिंग टू बोर्स पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ऑफ एल, तो बोर के मुताबिक जो पोस्टुलेट उसने दिया था क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की, इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व होगा उन्हीं ऑर्बिट्स में जहां पे उसकी एंगुलर मोमेंटम mvr होगी nh/2π, तो इन्हीं ऑर्बिट्स में घूम जाएगा। तो यहां से अगर हम देखेंगे, इट इज वेलोसिटी दैट इज mvn और n is equal to nh/2π। तो यहां से हम vn निकालेंगे, तो वेलोसिटी इन द nth, जो भी वो ऑर्बिटल होगा, इज इक्वल टू nh/2π इंटू m टाइम्स rn। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 3 पुट कर लेंगे। तो ये मिली हमें बोर्स क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से कि जो वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन की उस ऑर्बिट में वो इसके बराबर होगी। तो हमें मिली अब इक्वेशंस 1, 2 एंड 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले रेडियस ढूंढ लेंगे, यानी कि रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, यानी कि जो भी ऑर्बिट होगा उसकी रेडियस किन चीजों पे डिपेंड करेगी, इन हाइड्रोजन एटम। तो नंबर फर्स्ट हम क्या निकालेंगे यहां से, रेडियस। तो नंबर फर्स्ट इन इक्वेशन से हम क्या मिल, रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। जो हाइड्रोजन एटम है उसकी जो ऑर्बिट्स होंगे उनकी रेडियस किन चीजों पे डिपेंड करेगी। तो अगर हम यहां से ये इक्वेशन नंबर थर्ड जो है इसे इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर लेंगे, यानी कि Vn के बदले, यानी कि Vn स्क्वायर के बदले ये वैल्यू प्लग कर लेंगे, तो हम देख लेंगे कि रेडियस किन चीजों पे डिपेंड कर रही। तो हम क्या कहेंगे, पुट इक्वेशन 3 इन 2। तो सेकंड इक्वेशन में इसे प्लग कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा m। तो Vn स्क्वायर के बदले लिखेंगे NH डिवाइड बाई 2πm इंटू Rn का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो वो किसके बराबर है, E स्क्वायर डिवाइड बाई 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू Rn। तो यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे Rn। तो हमें क्या मिलेगा, m, यहां स्क्वायर मिलेंगे n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर और n स्क्वायर इज इक्वल टू E स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Rn। तो 4 कैंसिल होगा 4 से, एक m कैंसिल होगा m से, एक पाई कैंसिल होगा पाई से, एक Rn कैंसिल होगा Rn से। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल रहा है Rn। तो क्या मिलेगा हमें Rn, तो फिर n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाई, यहां से हमें मिल रहा है पाई, m मिल रहा है और एक Rn मिल रहा है, इज इक्वल टू E स्क्वायर डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से हम Rn निकालेंगे, यानी कि रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम। तो किसके बराबर मिलेगी हमें, तो Rn इज इक्वल टू, तो इसे यहां ले जाओ, वो हुआ n स्क्वायर h स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई पाई m, और E स्क्वायर को यहां लेके आओ, वो E स्क्वायर।
तो ये हुई रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो किन चीजों पे डिपेंड कर रही है? सिंस हमें ये तो पता ही है कि ये जो h स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट, पाई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब कॉन्स्टेंट्स है। तो असल में रेडियस किस चीज पे डिपेंड करती है? बट h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय पाई m e स्क्वायर, इट इज कांस्टेंट। तो हमें क्या मिल रहा है? जो रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम, इट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, क्योंकि बाकी ये सब तो कांस्टेंट ही है। तो हमें यहां से मिला कि जितना दूर या जो भी ऑर्बिट होगा, जितना दूर ऑर्बिट होगा उतनी उसकी रेडियस ज्यादा होगी। तो हम क्या कहेंगे यहां से कि जो रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि ये डिपेंड कर रहा है, डायरेक्ट रिलेशन रख रहा है स्क्वायर ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हमें पता है n की वैल्यू होगी 1 2 3, दैट मीन्स अप टू इंटीजर्स। तो अगर हम यहां से देख लेंगे कि रेशो ऑफ द रेडी, यानी कि जो भी अगर हम कंपेयर करेंगे कि सबसे पहला ऑर्बिट दूसरा कहां पे होगा, उनका कंपेयर करेंगे, तो रेशो अगर हम निकालेंगे, रेशो ऑफ रेडी ऑफ ऑर्बिट्स, तो जो भी हाइड्रोजन एटम में ऑर्बिट्स होंगे तो उनकी रेडियस की जो एक रेशो निकालेंगे तो किसके बराबर होगी? तो वो होगी, मान लो R1 इज टू R2 इज टू R3, रेशो निकालेंगे R4 इज टू डैश डैश डैश, तो वो किसके बराबर होगी? नंबर फर्स्ट 1, दैट इज 1 इज टू 2, दैट इज 4 इज टू 9 इज टू 16 इज टू 25 डैश डैश। तो ये दिस वाज द रेशो। तो यानी कि अगर हम कंपेयर कर लेंगे, रेशो निकालेंगे रेडियस ऑफ द ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो वो सबसे पहली जो रेडियस होगी वो इतनी होगी, जो दूसरी वो 4 पे होगी। तो ये फिक्स्ड स्टेटस है, जो मैंने पहले ही कहा था, दीज आर द फिक्स्ड स्टेटस एंड दीज आर द स्टेटस इन विच द एंगुलर मोमेंटम इज कंटाइज्ड। तो यहां से मिली हमें, यानी कि जो रेडियस है वो डिपेंड कर रही है स्क्वायर ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। तो अगर हम रेशो निकालेंगे, वो रेशो ऑफ द ऑर्बिट्स इन हाइड्रोजन एटम, तो वो किस रेशो में आएंगी? 1:4:9 16:25, ऐसे ही ये फिक्स्ड ऑर्बिट्स बनते जा रहे हैं। तो अब हम एक्सप्लेन करेंगे बोहर रेडियस। तो बोहर रेडियस क्या होती है, यहां से हम एक्सप्लेन करेंगे बोहर रेडियस। तो बोहर रेडियस इफ n इज इक्वल टू 1, यानी कि जो सबसे पहली ऑर्बिट होगी, यानी कि मान लो हमारे पास ये न्यूक्लियस है, तो जो सबसे पहली ऑर्बिट होगी जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 1, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 होगा, तो जो इसकी रेडियस होगी वो हम डिनोट करेंगे a0 से। तो इस रेडियस को हम कह रहे हैं बोहरस रेडियस। तो बोहर रेडियस किसके बराबर होगी? तो हमें तो अभी ये पता ही है, वी नो Rn किसके बराबर है। तो बोहर रेडियस होगी द रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट ऑर्बिट इन एन हाइड्रोजन एटम। तो हमें पता है Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय पाई m e स्क्वायर। तो इसमें हम अगर ये वैल्यूज प्लग कर लेंगे तो n इज 1, n इज इक्वल टू 1, h की वैल्यू जो है प्लैंक्स कांस्टेंट 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कोलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। पाई वो तो हमें मालूम है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31 kgs। चार्ज जो इलेक्ट्रॉन की है E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 कोलम। तो इन वैल्यूज को अगर हम इसमें प्लग कर लेंगे इस इक्वेशन में, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिल रहा है हमें मिलेगा Rn, दैट इज द बोहर रेडियस A0 इज इक्वल टू 5.29 इंटू 10⁻11 मीटर्स, या इसे हम कहेंगे 0.529 एंगस्ट्रॉम्स और विच इज अप्रोक्सीमेटली 0.53 एंगस्ट्रॉम्स A0। तो ये हुई रेडियस, यानी कि बोहर रेडियस।
कि जो रेडियस होगी सबसे पहले ऑर्बिट की, जो हाइड्रोजन एटम में पहला ऑर्बिट होगा न्यूक्लियस के बाद, उसकी रेडियस होती है 0.53 एंगस्ट्रॉम्स। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर Rn जो है वो होता है A0 यानी कि बोहर रेडियस इनटू द n स्क्वायर। तो ऐसे हम इन जनरल लिख सकते हैं, जो हम अभी रिलेशन लिख रहे थे कि जो Rn है वो है बोहर रेडियस टाइम्स n स्क्वायर यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम। तो ये Rn जो है ये रेडियस किसकी हुई, यानी कि nth ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम। तो यहां तक ये बोहर रेडियस थी। इसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे दूसरा जो सेटअप है स्पीड। तो नंबर 2 हम एक्सप्लेन करेंगे स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो सबसे पहले हमने रेडियस निकाली, वो किन चीजों पे डिपेंड कर रही है, अब स्पीड निकालेंगे कि स्पीड किन चीजों पे डिपेंड कर। तो पिछले हमने देखा कि रेडियस इन चीजों पे डिपेंड कर रही है, उसे इक्वेशन नंबर 4 पुट कर लो, और हमें इक्वेशन नंबर 3 पहले ही बताया है कि इक्वेशन नंबर 3 इज दिस। अगर हम इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लेंगे तो हमें मिलेगी यहां से स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, किसी भी ऑर्बिट में स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ 3, पुट वैल्यू ऑफ 4 इन 3। तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा Vn इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई m। तो Rn के बदले क्या लिखेंगे, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, जो इसका डिवाइड होगा तो वो ऊपर चला जाएगा m पाई e स्क्वायर। तो यहां से पाई और पाई कैंसिल होगा, m और m कैंसिल होगा, n कैंसिल होगा एक n से, एक h कैंसिल होगा h से, और बाकी जो मिलेगा वो बचेगा Vn इज इक्वल टू, तो ऊपर मिला हमें e स्क्वायर डिवाइड बाय, तो नीचे है 2n है, h है और एप्सिलॉन नॉट। तो Vn यानी कि वेलोसिटी जो हमें मिली वो है e स्क्वायर डिवाइड बाय 2n टाइम्स h एप्सिलॉन नॉट। तो जो वेलोसिटी यानी कि जो स्पीड होगी इलेक्ट्रॉन की किसी भी ऑर्बिट में, तो वो इसके बराबर होगी, बट हमें ये पता है, बट e स्क्वायर डिवाइड बाय 2h एप्सिलॉन नॉट ये एक कांस्टेंट होगा, क्योंकि सारे जो है कांस्टेंट्स की वैल्यू है। तो हमें क्या मिल रहा है यहां से, Vn स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये कांस्टेंट होंगे, तो हमें मिला कि जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी किसी भी ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम की, तो वो होगी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इनवर्स। मान लो हमारा जो तीसरा होगा, फॉर एग्जांपल इफ n इज स्मॉल, तो पहली जो होगी उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन की, जो दूसरा ऑर्बिट होगा उस दूसरे ऑर्बिट में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम होगी, तीसरे ऑर्बिट में देखा जाए तो उसकी वेलोसिटी उससे, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो तीसरे ऑर्बिट में होगा उसकी वेलोसिटी उससे कम होगी। नाउ अगर हम देखेंगे कि अगर हम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट देखेंगे हाइड्रोजन एटम में और स्पीड ऑफ लाइट देखेंगे वैक्यूम में, इनकी एक रिलेशन है आपस में। तो अगर हम इसी को देख लेंगे तो यहां से हम कहेंगे कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो एक रिलेशन देख लेंगे हम यहां से, रिलेशन कौन सी रिलेशन, ऑफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट, रिलेशन फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा दैट इज n इज इक्वल टू 1, और क्या, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम दैट इज c विच इज 3 into 10 raised to power 8 meters per second। तो इनके दरमियान जो रिलेशन है वो क्या होगा, तो हम यहां से हमें पता है कि ये जो वेलोसिटी मिली इसे हम इक्वेशन नंबर 5 पुट कर लेंगे। तो हमें मालूम है कि Vn इज इक्वल टू, तो Vn इज इक्वल टू e स्क्वायर डिवाइड बाय 2nh एप्सिलॉन नॉट। तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे c से भी और डिवाइड भी कर लेंगे c से, तो कैंसिल हो गए c और c, फिर भी वापस हमें यही मिलेगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो मिला हमें, तो हम लिखेंगे Vn इज इक्वल टू e स्क्वायर डिवाइड बाय 2h एप्सिलॉन नॉट, और ये c यहां लिख लेंगे इंटू c डिवाइड बाय n। तो ये जो टर्म मिल रही है दिस इज कॉल्ड फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट अल्फा, जो किसके बराबर होगा 1/137।
तो यहां से मिल रहा है कि ये जो फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट है ये इसके बराबर होगा। तो हमें अब देखना क्या है कि रिलेशन निकालनी है इन द फर्स्ट ऑर्बिट। तो n होगा 1 और वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होगी 3 × 10⁸। तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा कि जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है एज कंपेयर टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी होगी, तो वो मिलेगी है v1, n के बदले 1 होगा, इज इक्वल टू 1/137 into c which is 3 × 10⁸ डिवाइड बाय n which is also 1। तो v1 जो वेलोसिटी होगी इन फर्स्ट ऑर्बिट वो होगी 3 × 10⁸ डिवाइड बाय 137। तो इतनी वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। यानी कि मान लो अगर हमें पता है कि स्पीड ऑफ लाइट इज दिस, तो इसे डिवाइड करना है 137 से, तो जितनी वेलोसिटी हमें मिलेगी वो वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन की इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। ये था यहां तक स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। नाउ वी विल तो यहां पे हम आज अपना लेक्चर कंक्लूड कर रहे हैं स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम।